सब्सक्राइब कीजिए स्टॉक प्रो टिप्स चैनल को और पाइए इन्वेस्टिंग और पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड वीडियोस सबसे पहले। नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आपको हमारी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट बलराम और आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मनी मैनेजमेंट के ऐसे 10 रूल्स जो आपके लिए जानना काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम अपने वीडियो की ओर चलते हैं। रूल नंबर 10, बाइंग योर फर्स्ट होम। अगर आप एक घर खरीदना चाहते हैं और वो भी क्रेडिट पे, तो आपको इसे खरीदते वक्त एक डाउन पेमेंट देना होता है, जिसे RBI के रूल के मुताबिक मिनिमम 20% पे सेट किया गया है। रिमेनिंग 80% आप बैंक या फिर हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से एज ए होम लोन ले सकते हैं। ज्यादातर होम लोन्स, जैसा कि आप सभी को पता है, 10 से 30 साल तक दिया जाता है। आपको जानकर ये हैरानी होगी, अगर आप अपने होम लोन को 30 साल में चुकाते हैं तो आपको एज ए इंटरेस्ट अपने लोन अमाउंट का 7 गुना से ज्यादा पे करना पड़ सकता है। इवन अगर आप इसे 10 साल में भी चुकाते हैं तो आपको अपने लोन अमाउंट के बराबर एज ए इंटरेस्ट पे करना पड़ सकता है। तो इसका सोल्यूशन क्या है, चलिए जानते हैं। आप जिस प्रॉपर्टी को खरीदना चाहते हैं, अगर आप उसके डाउन पेमेंट को लास्ट 5 साल के सेविंग से पे कर सकते हैं तो आपको उसे तुरंत खरीद लेना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आप डाउन पेमेंट के तौर पे ज्यादा से ज्यादा 25 से 30% तक पे कर सकते हैं। इन केस अगर आप अपने लोन अमाउंट को कम से कम टाइम पे करते हैं तो आपको अपने टोटल रीपेमेंट अमाउंट में भी काफी हद तक एक गिरावट देखने को मिल जाता है और आप अपने लोन अमाउंट में काफी सारे पैसे को बचाने में कामयाब हो जाते हैं। रूल नंबर 9, सेविंग्स। इंडिया में जब बात सेविंग्स की आती है तो हम में से कुछ लोग इसे करने में काफी डिले करते हैं। इनफैक्ट जो लोग मिलेनियल्स हैं, यानी कि हम में से जो यंगस्टर्स हैं, वो अपने इनकम से ज्यादा स्पेंड करने में बिलीव करते हैं। एज ए रिजल्ट जब कभी उन्हें पैसों की जरूरत होती है, उनके पास पैसे होते ही नहीं और वो अपने जरूरतों को पूरा करने के लिए काफी हाई इंटरेस्ट पे लोन ले लेते हैं, जिसे रीपे करने में उन्हें अगले कुछ महीनों तक काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो इसका सोल्यूशन क्या है, चलिए जानते हैं। इससे बचने के लिए आप एक सेविंग्स रूटीन को फॉलो कर सकते हैं। शुरुआती दौर में आप अपने इनकम का 10% तक सेव कर सकते हैं। इसके बाद आप हर महीने इसमें 2% एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं। ऐसा करने से आप एक साल बाद हर महीने अपने इनकम का 24% तक सेव कर सकते हैं, जिससे आपको लॉन्ग टर्म में एक वेल्थ बिल्ड करने में काफी ज्यादा आसानी हो सकती है। रूल नंबर 8, रिसेंटली एक सर्वे से पता चला है 40% इंडियंस के पास इमरजेंसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए फंड्स नहीं होते। इससे साफ पता चलता है कि लोगों की नेग्लिजेंस के बारे में, कि उन्हें अनएक्सपेक्टेड इमरजेंसी सिनेरियोस में पैसों की जरूरत पड़ सकती है। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर कोई हेल्थ रिलेटेड इमरजेंसी हालात बनते हैं, या फिर कोई अनएक्सपेक्टेड जॉब लॉस होता है, या फिर आपके बिजनेस में अगर कोई लॉस होता है, तो आपको इस इमरजेंसी फंड की जरूरत पड़ सकती है। यहाँ पे आप अपने सेविंग्स अकाउंट को एक इमरजेंसी फंड के तौर पे समझने की गलती ना करें, क्योंकि आप हर दिन उस अकाउंट में से अपने जो खर्चे हैं उसे मैनेज करते हैं। इन जनरल आपकी जो इमरजेंसी फंड है वो एक सेपरेट फिक्स डिपॉजिट की तरह होनी चाहिए, जो आपके 1 साल की इनकम के बराबर होनी चाहिए। अगर आप इसे अभी से शुरू करते हैं तो आप 10% सेविंग रेट से इसे स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसा करने से आप 1 साल के अंदर ही अंदर अपने लिए एक इमरजेंसी फंड को रेडी करने में कामयाब हो सकते हैं, क्योंकि आगे जाके आपको इसकी कभी भी जरूरत पड़ सकती है। रूल नंबर 7, बजटिंग। इंडिया में बजटिंग को काफी इंपॉर्टेंस दिया जाता है, क्योंकि इससे आप अपने स्पेंडिंग हैबिट्स को प्रॉपर्ली ट्रैक करते हैं। इसके साथ साथ आप अपने लोन रिपेमेंट को शेड्यूल कर सकते हैं और अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट प्लान को आप प्रिपेयर कर सकते हैं। इन केस अगर आप एक बिगिनर हैं तो आप 50-30-20 रूल को फॉलो कर सकते हैं। आप सबसे पहले अपने आफ्टर टैक्स इनकम को इन 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। 50% ऑफ इनकम को आप अपने नीड्स के लिए रिजर्व कर सकते हैं। 30% ऑफ इनकम को आप अपने वांट्स के लिए रिजर्व कर सकते हैं, जिन चीजों की आपको करंटली जरूरत नहीं है, लेकिन नियर फ्यूचर में आप उन सब चीजों को खरीदने के बारे में सोच रहे हैं। उसके लिए आप 30% ऑफ इनकम को रिजर्व कर सकते हैं। यहाँ पे आप 20% ऑफ इनकम को अपने सेविंग अकाउंट में रिजर्व कर सकते हैं, जिसकी कभी भी आपको जरूरत पड़ सकती है। अगर आप जो अमाउंट को अपने वांट पर्पस के लिए रिजर्व कर रहे हैं, उसको आपके नियर फ्यूचर में उतनी जल्दी जरूरत नहीं है, तो आप उस अमाउंट में से कुछ अमाउंट अपने इमरजेंसी फंड में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, या फिर आप उसमें से कुछ अमाउंट इन्वेस्टिंग पर्पस के लिए सेपरेटली यूज कर सकते हैं। इस तरीके से आपको एक डिसिप्लिन के साथ अपने बजट को फॉलो करने में काफी आसानी हो सकती है, और कभी भी अगर आपको पैसों की जरूरत पड़े, आप अपने लिए पैसों का इंतजाम भी काफी आसानी से कर सकते हैं। रूल नंबर 6,
पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अगर दुनिया में कोई सबसे बड़ा सीक्रेट है जिसे आप सभी को जानना जरूरी है, वो है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। इसमें जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो है टाइम पीरियड। अगर कोई इन्वेस्ट करते वक्त इस रूल को ज्यादा से ज्यादा पीरियड के लिए फॉलो करता है तो उसे कुछ ही सालों बाद इसके आउटकम दिखने लगते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आज आप 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हैं और हर साल आप उस पे 10% रिटर्न को जनरेट करने में कामयाब होते हैं तो आपको 10 साल बाद उसी अमाउंट के बदले 2.6 लाख रुपए तक मिल सकते हैं। इन केस अगर आप सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट के बेसिस पे उस अमाउंट को ग्रो होता हुआ देखना चाहते हैं तो वो अमाउंट आपको ग्रो होते हुए सिर्फ 2 लाख रुपए तक ही ग्रो होता हुआ देखने को मिल जाएगा। जैसा कि हमने क्लियरली देखा, हमने पावर ऑफ कंपाउंडिंग की मदद से सेम इन्वेस्टमेंट अमाउंट से 60,000 रुपए को 10 साल के अंदर ज्यादा से ज्यादा जनरेट किया है। तो अगर आप इवन हायर टाइम पीरियड के लिए सेम अमाउंट को ग्रो होता हुआ देखना चाहते हैं तो वो और भी बड़े अमाउंट से आपको ग्रो होता हुआ दिखाई दे सकता है। रूल नंबर 5, सीक्रेट्स ऑफ क्रेडिट। आज के टाइम पे ऐसे कई सारे लोग हैं जो कभी भी अपने स्पेंडिंग्स को ट्रैक नहीं करते, जिसके चलते उन्हें ज्यादातर टाइम अपने क्रेडिट कार्ड को यूज करना होता है, जिसे आगे जाके उन्हें हायर इंटरेस्ट रेट पे अपने लोन को रीपे करना होता है। इन केस अगर वो अपने लोन को रीपे करने का जो डेट है उसे मिस करते हैं, उसके बदले उन्हें एक लेट पेमेंट फी देना होता है और उनका जो क्रेडिट स्कोर है वो भी काफी हद तक घट जाता है, जिससे आगे जाके उन्हें बड़ा अमाउंट लोन लेने में भी काफी परेशानी का सामना करना होता है। इसे काउंटर करने के लिए कुछ लोग क्रेडिट कार्ड को ही अवॉइड करने लगते हैं, लेकिन आपको ऐसी गलती कभी नहीं करना है। अगर आपके नाम पे कोई भी क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है तो आपको आगे जाके एक बड़ा अमाउंट लोन के तौर पे लेने में काफी ज्यादा परेशानी हो सकती है। तो आप अगर क्रेडिट कार्ड को अफोर्ड कर सकते हैं तो आप एक क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। अगर आप इसे अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप अपने नाम पे एक छोटा सा पर्सनल लोन भी ले सकते हैं, जिसे अगर आप ऑन टाइम रीपे करने में कामयाब होते हैं तो आपके नाम पे एक क्रेडिट स्कोर इशू किया जाता है। ऐसा करने के बाद आप आगे जाके एक बड़ा लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और बैंक को भी आपका जो क्रेडिट हिस्ट्री है उसे ट्रैक करने में काफी ज्यादा आसानी होती है और वो भी आपके क्रेडिट हिस्ट्री को देखते हुए आपके नाम पे लोअर इंटरेस्ट पे एक लोन को अप्रूव करने में उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता। रूल नंबर 4, रूल्स ऑफ इंश्योरेंस। इफ देयर इज एनीवन हु इज डिपेंडिंग ऑन यू फाइनेंशियली देन यू नीड टू गेट अ लाइफ इंश्योरेंस। अगर कोई आपके ऊपर फाइनेंशियली डिपेंड करता है तो आपको अपने लिए एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेनी चाहिए। ये आपके चाइल्ड, स्पाउस या फिर आपके पेरेंट हो सकते हैं। आप अपने लिए एक टर्म पॉलिसी ले सकते हैं क्योंकि इसमें आपको जब इसकी जरूरत होती है आपको इसके कवरेज भी मिल जाता है। हाउएवर, इफ नो वन डिपेंड्स ऑन यू फाइनेंशियली यू कैन एंड अप द पॉलिसी एंड सेव द मनी। अगर कोई भी आपके ऊपर फाइनेंशियली डिपेंड नहीं करता तो आप अपने पॉलिसी को एंड कर सकते हैं ताकि आप इसमें पैसे को बचा सकें। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के अलावा आप अपने दूसरे एसेट्स के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकते हैं, जैसे कि आप अपने होम के लिए एक इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकते हैं, अपने कार या फिर दूसरे व्हीकल्स के लिए आप एक पॉलिसी ले सकते हैं और अपने हेल्थ को इंश्योर करने के लिए आप एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकते हैं। अगर आप मल्टीपल इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहते हैं तो आपको अम्ब्रेला इंश्योरेंस पॉलिसी को कंसीडर करनी चाहिए क्योंकि इसमें आपको मल्टीपल पॉलिसी के बेनिफिट भी मिल जाते हैं और आप इसे कम से कम पैसे को खर्च करते ही आप इसे अवेल भी कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आप एक इंश्योरेंस से इस पॉलिसी को लेते हैं। तो किसी भी इंश्योरेंस पॉलिसी को लेने से पहले आपको डिफरेंट पॉलिसीज को कंपेयर करना होगा, जिसमें आप उसके रेट और डिफरेंट फीचर्स को उसके टर्म ड्यूरेशन के मुताबिक कंपेयर करेंगे, जिसके बाद आपको एक बेहतर इंश्योरेंस पॉलिसी लेने में काफी ज्यादा आसानी हो सकती है। रूल नंबर 3, टैक्स पॉलिसी। यह एक ऐसा टॉपिक है जिसे शायद ही स्कूल्स या फिर कॉलेजेस में डिस्कस किया जाता है, लेकिन यह टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपकी कमाई अपने सैलरी से होती है या फिर आप अपने बिजनेस के रेवेन्यू से अपनी इनकम जनरेट करते हैं तो आपको अपने टैक्स रेट के बारे में पहले से पता होना चाहिए, जिसके बाद आप गवर्नमेंट के डिफरेंट टैक्स पॉलिसीज का बेनिफिट उठा सकते हैं। इसे कैलकुलेट करने के लिए आप ऑनलाइन कैलकुलेटर का सहारा ले सकते हैं, जिसमें आप अपने इनकम टैक्स और जीएसटी जैसे डिफरेंट टैक्स को ऑनलाइन कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपके नाम पे कोई बिजनेस है और आप जीएसटी रिफंड के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उसे भी आप ऑनलाइन कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं, जिससे आपको अपने टैक्स बचत के बारे में भी पहले से जानकारी हो सकती है और आप अपने बिजनेस को अकॉर्डिंगली ग्रो करने के बारे में भी सोच सकते हैं। रूल नंबर 2, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। आज हम अपनी अनहाइजीनिक लाइफस्टाइल और नेग्लिजेंट बिहेवियर की वजह से हमें कभी भी हॉस्पिटल विजिट करना पड़ सकता है। बिना इंश्योरेंस कवर के आपको इसकी एक विजिट काफी महंगी पड़ सकती है। इससे बचने के लिए आप अपने नाम पे एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे लेने में डिले करते हैं तो आपको इसके लिए ज्यादा से ज्यादा प्रीमियम पे करना पड़ सकता है, क्योंकि उस सिनेरियो में आपकी जो एज है और हेल्थ कंडीशन है उसे देखते हुए आपकी प्रीमियम डिसाइड की जाती है। तो अगर आप लोअर प्रीमियम पे अपने लिए
एक हेल्थ इंश्योरेंस कवर लेना चाहते हैं तो आपको अपने हेल्थ के बारे में काफी ज्यादा कंसर्न होना चाहिए। इसके लिए आप हेल्थी फूड हैबिट्स को फॉलो कर सकते हैं, आप रेगुलरली एक्सरसाइज कर सकते हैं और आप एल्कोहल और ड्रग जैसी चीजों को अवॉइड कर सकते हैं। ऐसा करने से आपकी जो हेल्थ है वो काफी देर तक आप अच्छी तरीके से मेंटेन कर सकते हैं और आपको एक लोअर प्रीमियम पे हेल्थ इंश्योरेंस कवर लेने में काफी आसानी हो सकती है। इसका फायदा आपको नियर टर्म में जब कभी आपको हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हो आपको देखने को मिल सकता है और आप अपने हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज का मैक्सिमम फायदा भी उठा सकते हैं। एंड फाइनली इट्स टाइम फॉर रूल नंबर 1, यूज योर लोन फॉर टैक्स बेनिफिट्स। अगर आपने घर खरीदने के लिए या फिर कोई रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी को बनाने के लिए पर्सनल लोन या फिर होम लोन लिया हुआ है तो आपको उसके इंटरेस्ट पेमेंट पे टैक्स बेनिफिट मिल सकता है। एक फाइनेंशियल ईयर के लिए उसकी मैक्सिमम लिमिट 2 लाख रुपीस तक है, जिसे गवर्नमेंट ने अपने इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 24 में सैंक्शन किया हुआ है। तो आप इसका फायदा उठा सकते हैं, जिससे आपको अपने टैक्स पे करते वक्त काफी बड़ी रिबेट मिल सकती है। इन केस अगर आप एक बिजनेस ओनर है तो आपको अपने बिजनेस लोन के इंटरेस्ट पे भी एक टैक्स डिडक्शन का फायदा मिल सकता है। अपने टैक्स लायबिलिटी को कैलकुलेट करने के लिए आप इस रूल को फॉलो कर सकते हैं। आपका जो टोटल टैक्स अमाउंट बनता है वो आपके बिजनेस एक्सपेंडिचर और आपके टोटल रेवेन्यू का जो डिफरेंस है उसे माना जा सकता है। इसके चलते काफी सारे बिजनेसमैन इसका फायदा उठा सकते हैं और आपको अपना जो टैक्स लायबिलिटी है उसे घटाने में भी काफी ज्यादा मदद मिल सकता है। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं। इफ यू लाइक इट, स्मैश द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट अक्रॉस सोशल मीडिया. In case you are new to this channel, consider subscribing and turn on the notification bell so you'll never miss out any update from us. Thanks for watching and I'll see you in my next video. Until then, happy investing.